नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी तकलसी पीटी के लिए हम लोग रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग इतिहास के चैप्टर में आपका हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद जो है आ जाता है आपका वैदिक सभ्यता, जिसमें उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल दोनों देख चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है जैन और बौद्ध धर्म को समाप्त कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके आगे भी सिलेबस में बहुत कुछ दिया गया है। सारा का सारा आज कवर करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग साथ बनाए रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिनका जीवन काल जो है 322 से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज आया था। भारत में रहकर मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। सुगौरा ताम्रपत्र यानी जो कि गोरखपुर में है, तथा महास्थान अभिलेख बांग्लादेश में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। कौटिल्य यानी चाणक्य ने राजनीति की पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व उपवास जो कि संलेखना पद्धति द्वारा शरीर त्याग किया। आप लोग जैन धर्म में संलेखना पद्धति पढ़कर आए हैं, तो यहाँ से आपका अशोक का समाप्त होता है। माफ कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त होते हैं। उसके बाद आते हैं इनके बेटे बिंदुसार। इनका जीवन काल जो है आपका 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे हैं आपका चंद्रगुप्त बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिस्र के शासक टामली द्वितीय फिलाडेल्फ ने भी डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आते हैं अब अशोक पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपकी बनने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इनका जो है राज्य 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अशोक का उसके शिलालेखों में देव नाम प्रियदर्शी नाम उल्लेख है। अशोक को किस नाम से जानते थे? देव नाम प्रियदर्शी। अशोक का नाम उल्लेख मास्की गुर्जरा नेटूर तथा आगे देखते हैं उदयगोल अभिलेख में ही मिलता है कि इसका नाम इन सब में अशोक मिलता है। पुराणों में इसे अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा गया। अशोक का एक नाम करमोली भी है, ध्यान में रखिएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। आगे देखते हैं। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के 13वें अभिलेख कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो अब अशोक का जो अभिलेख है 13वें लेख में आपको कलिंग के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों के बारे में देखते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही करवाया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अशोक के शिलालेखों के बारे में देख लेते हैं। कौन सा शिलालेख कहाँ पर है? पहला शिलालेख, इसमें जो है पशुबल की निंदा की गई है। सभी मनुष्य मेरी संतान है, अशोक ने कहा है। दूसरा शिलालेख में आपका पशु चिकित्सा की बात की गई है, मानव चिकित्सा की बात की गई है और लोक कल्याणकारी की बात की गई है। चोर चेर पांडे सत्यपुत्र राज्यों की भी चर्चा इसमें मिलती है। आगे देखते हैं। हाँ, तीसरा शिलालेख में क्या मिलता है? इसमें जो है युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों के दौरा करने के लिए आदेश दिया गया है। चौथे शिलालेख में धर्माचरण के भेदी नाद द्वारा धम्म का उद्घोष किया गया है आपके चौथे शिलालेख में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवा शिलालेख की अगर हम बात करें तो इसमें जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है।
7वां शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात इसमें की गई है। 8वां शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका सम्राट की धम्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की गई है। 10वां शिलालेख में धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें में आपके धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख सर्वप्रथम सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। यह आपका शिलालेख इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। मौर्य प्रशासन देख लेते हैं, अध्यक्ष और संबंधित विभाग देखते हैं। पान्याध्यक्ष जो था वह आपका वाणिज्य का अध्यक्ष था। पौतवाध्यक्ष जो था यह आपका मापतोल का अध्यक्ष था। सूनाध्यक्ष वह बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो टकसाल का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष आपका जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष विविधता अध्यक्ष की अगर बात करें तो यह आपका चारागाह का अध्यक्ष हुआ करता था। आगे देखते हैं, अशोक ने आजीवक साधुओं के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। उसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। यहाँ से आपका मौर्य वंश समाप्त हो जाता है। अब आते हैं हम लोग गुप्त वंश पर। गुप्त वंश देखते हैं, दिया गया है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसे महाराजा ध्रुव की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर बात करें तो इसका राज्य समय 319 से 350 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है। इसे गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। इस गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। अब आते हैं समुद्रगुप्त को देखते हैं। यहाँ से इसका समय आपका 350 से 375 ईसा पूर्व यानी 25 वर्ष तक रहा था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 350 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने आर्यव्रत तथा दक्षिणव्रत के 12 शासकों को जो है पराजित किया था। आगे देखते हैं, दिया गया है कि इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरड़ से प्राप्त एक लेख में समुद्र को प्रचु सघन आदि राजाओं से बढ़कर दानी राजा माना गया है। इस अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी अंकित है। चंद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम है? दत्त देवी। समुद्रगुप्त की दक्षिणा पथ विजय को धर्म विजय की संज्ञा प्रदान की गई है। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उसके सिक्कों तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त है। अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रमांक जैसे नाम उसके गौरवमय जीवन चरित्र स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज होने के समान था। एरड़ अभिलेख में यह लिखा गया है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार गया है, कौन सा राजा, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, कौन सा राजा था जो बीड़ा बजाता था? तो कौन था आपका? समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि प्रदान की गई है इन्हें। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु व सुबंध को संरक्षण दिया था। अब समुद्रगुप्त को खत्म करके आपका चंद्रगुप्त द्वितीय पर आते हैं। ठीक है, इनका समय 375 से 415 ईस्वी तक था।
गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों बीच रामगुप्त नामक एक कमजोर शासक के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। यानी इनके बीच एक और राजा था जिनका नाम क्या था? रामगुप्त। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े लौह स्तंभ यानी महरौली का लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेखों में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। उदयगिरी गुफा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग कुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री का प्रभावती का विवाह वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। उसने अपनी पुत्र कुमार गुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब शासक कुर्तवर्मन की पुत्री से के साथ किया। यह इनका जो है राज्य चलाने का नियम था, क्या कि और राजाओं के साथ जो है वैवाहिक संबंध बनाना। आगे देखते हैं। शकों पर विजय उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। आपने देखा है कालिदास जो है अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे और इनके दरबार में भी नवरत्न रहते थे, जिसमें कौन कौन थे नवरत्नों में? कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु बेताल भट्ट, घटकर्पण, वाराह मिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। उनके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। फायान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। गुप्त काल की प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक कौन से काल में लिखी गई है। यहाँ से पुस्तक देते हैं, जैसे ऋतु संहार है, मेघदूत, कुमार संभवम, मालिकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये सब किसने लिखी है? आपके कालिदास द्वारा ये सब लिखित पुस्तकें हैं। मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करें तो विशाख दत्त ने रचना की है इसका। देवी चंद्रगुप्तम की अगर बात करें तो विशाख दत्त ने इसकी भी रचना की है। 10 कुमार चैत्र की रचना आपके दांडी ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया। हर्षचरित्र की अगर बात करें और कादम्बरी, दोनों आपके बाणभट्ट ने इसकी रचना की है। पंचतंत्र की कहानियां आप लोग पढ़ती हैं, इसकी रचना आपका विष्णु शर्मा ने की थी। सूर्य सिद्धांत की रचना आपके आर्यभट्ट ने की है और पंच सिद्धांतिका की रचना आपके वाराह मिहिर ने की है। ये सब जो है गुप्त काल की पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। रामायण तथा महाभारत के अंतिम भाग का संकलन गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारात्य होते थे। निगम, पुग, गढ़ तथा श्रेणी गुप्त काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों के संगठन थे। आगे देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन आपके सिलेबस में है तो इन्हें देखते हैं। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। वेनसांग हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया था। उसने अपने ग्रंथ सियुकी नामक से लिखा है। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। ठीक है ना, यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? आपकी वेनसांग को। आगे देखते हैं। हर्ष से पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, किंतु हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन सूर्य, शिव एवं बुद्ध का उपासक था। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्ष ने शिव पार्वती की आकृति युक्त सिक्के चलवाए थे। हर्ष एक महान विद्वान था। उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने ये 3 ग्रंथ लिखा था और तीनों में से एक आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। कौन कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष ने शशांक जो कि गौड़ शासक था को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उत्तरी भाग के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया था। यह जो है हर्षवर्धन के बारे में जानकारी है। आगे देखते हैं।
हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसे हर्ष की पराजय हुई थी। ऐहोल अभिलेख में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघराम में स्थापित किया। संघाराम में आगे देखते हैं। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छिद पर्वतों तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक तथा पूर्व में गंजाब तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत था। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति और राष्ट्र में विभाजित था। ठीक है ना, ग्राम होता था, उससे बड़ा विषय होता था, उसके बाद भुक्त राष्ट्र होता था। आगे देखते हैं। भुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था, विषय जिले के समान था तथा शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि पूरा का पूरा बुक जो है 6 से 7 दिनों में हम कवर करा देंगे। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। इस काल में सर्वाधिक आय भूमि से होती थी। भौगोलिक कर वसूलने वाला पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था। उपज का 6ठा भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। आगे देखते हैं। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्षवर्धन बाणभट्ट तथा मयूर शर्मन नामक विद्वानों को संरक्षक थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र एवं कादंबरी तथा मयूर शर्मन ने सूर्य शासक की रचना की। हर्षवर्धन की रचना, जो बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र बार बार पूछा जाता है, कादंबरी भी पूछी जाती है, तो इन दोनों को जो है इंपॉर्टेंट में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम शासन के प्रधान को ग्रामाक्षपलिटिक कहा जाता था। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंस यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। यहाँ से आपका जो है समाप्त होता है। अब हम लोग राजपूत काल देखते हैं। आपके सिलेबस में ये भी इम्पोर्टेंट की तरह दिया गया, तो एक दो क्वेश्चन इससे भी आने की संभावनाएं रहेंगी ही रहेंगी। राजपूत काल में देखते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने राजपूत काल को भारत के राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा है। आगे देखते हैं। इस समय उत्तर भारत में अधिकांश राजवंश राजपूत थे, इसलिए इस युग को इतिहास को राजपूत कहा गया है। कुछ विद्वान राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न हुए मानते हैं। कर्नल टाड के अनुसार राजपूत शासक कुषाण तथा हुडु आदि के विदेशी जातियों के संतान थे। अब देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, यह आपके राजपूत काल में ही आता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक बताया गया। आगे देखते हैं। मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था, यानी भोज जो था वह मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने आदिवाराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। नेक्स्ट पॉइंट है। राजेश्वर को महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल दोनों के संरक्षण प्रदान किया था। अब देखते हैं हम लोग गढ़वाल वंश के बारे में। चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की नींव रखी। गोविंद चंद्र इस वंश का शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र विद्वान था। उसके लेखों में उसे विधि विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृतकल्प रूप नामक ग्रंथ की रचना की थी। आगे देखते हैं। जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। एक कहावत के अनुसार चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जयचंद ने 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से
चंदावर के युद्ध में मारा गया था। अब यहाँ से हम लोग चौहान वंश देखते हैं। चौहान वंश के बाद देखिए, सब छोटा छोटा वंश से एक आध क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, तो यहाँ से आप लोग जो है मेन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चौहान वंश के बारे में देखते हैं। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ अथवा विशलदेव था। विशलदेव कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की थी। आगे देखते हैं। इसके दरबार में राजकवि सोमदेव निवास करते थे, जिसने ललित विग्रह और कथा सरिक्तक सागर नामक ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। उसका 1191 में मोहम्मद गोरी के साथ तराइन के प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें गोरी की हार हुई। देखिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी हार गया था। उसके बाद देखते हैं 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की तथा पृथ्वीराज के विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना लिखी थी। चौहान नरेश हरिराज ने आग में जलकर आत्महत्या कर ली थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से आपका राजपूत काल समाप्त होता है। अब हम चलते हैं सल्तनत काल की ओर। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आपके बनने की संभावनाएं रहती हैं। दिल्ली सल्तनत का काल आपका 1206 से 1526 तक चला था। वही 1526 से पानीपत के प्रथम युद्ध में हार गए थे, तब वहां से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी और जो है मुगल काल का आरंभ हुआ था। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से 1210 तक था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया है। इसी के समय में अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी यानी 40 अमीरों का समूह की स्थापना की। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तथा इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। अगला पॉइंट है, सल्तनत काल के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है ना, जो आपका टका होता था चांदी का होता था और जो तांबे का होता था वह जो है आपका जीतल होता था। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा था। रजिया बेगम ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा धारण किया था। अगले पेज पर आते हैं। दिया गया है आपका इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा, किंतु तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासक की बागडोर संभाली, यानी पहली मुस्लिम जो है शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। आगे देखते हैं। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली के गद्दी पर बैठा। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित के लिए रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। बलबन ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया, यानी तुर्कान चहलगानी जो शुरू हुआ था उसे खत्म कर दिया। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उसने नौरोज आरंभ किया। नौरोज त्योहार बनाने का आरंभ किसने किया था? बलबन ने ही किया था। अब देखते हैं इसके बाद खिलजी वंश। यहाँ से आपका खिलजी वंश शुरू होता है। मुगल वंश मान लिख कीजिए, गुलाम वंश खत्म होके जो कि 1290 से 1320 तक चला था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर आक्रमण जलालुद्दीन के समय
देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। जलालुद्दीन के समय ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला गया था। आगे देखते हैं। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी तथा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की नींव रखी। इसने घोड़ा दागने एवं सैनिक को हुलिया रखने का प्रारंभ किया। यानी इसके समय में जो है सैनिकों का जो हुलिया होता है, गेटअप होता है, तैयार हुआ। घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की और अस्थायी सेना रखना भी इसने ही शुरू किया था। 3-4 पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों के लिए बाजार नियंत्रण की नींव रखी। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया था। किसने लगाया था? मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद हम लोग तुगलक वंश यहाँ से पढ़ते हैं। तुगलक वंश के जो है शासन का समय था 1320 से 1414 तक। गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन कभी कभी जो है गाजी मलिक भी दे दिया जाता है, तो दोनों का नाम एक ही है। आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था तथा उसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था। आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इब्न बतूता ने किसकी रचना की? रेहला बारे में बार बार पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की तथा अकाल सिंहासन तैयार करवाई थी। अकालग्रस्त कृषकों को सोनघर ऋण प्रदान किया था। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। सबसे प्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? आपका फिरोज शाह तुगलक ने। इसने जौनपुर तथा दिल्ली में फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने ससगानी नामक सिक्का चलाया था। कौन सा? ससगानी। इसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया तथा एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की। इसके बाद आते हैं हम लोग सैयद वंश पर। इसका शासनकाल समय आपका 1414 से 1451 तक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उसने रैयत आला की उपाधि धारण की। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया था। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम से खुतबा पढ़ाया। उसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंद को संरक्षण प्रदान किया था। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। अब आते हैं लोदी वंश पर। 1451 से 1556 तक लगभग 100 वर्षों तक चला था आपका लोदी वंश। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहुरवेल से संबंधित था। उसने बहलोली प्रकार के सिक्के चलवाए। बहलोल लोदी की मुख्य सफलता जौनपुर जो कि 1484 राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करना थी। आगे देखते हैं। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी जो कि 1489 से 1517 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सिकंदर लोदी ने नाप के लिए पैमाने कौन सा, गजे सिकंदरी प्रारंभ करवाया, जो प्रायः 30 इंच का होता था। ठीक है ना, गजे सिकंदरी कितना होता था, 30 इंच का होता था। ये आपका इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। सिकंदर लोदी के स्वयं के आदेश से आयुर्वेदिक ग्रंथ को फारसी में अनुवाद कराया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी था। वह गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं भी लिखता था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आगे देखते हैं। 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य खटोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की हार हुई। अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी के बाद लोदी वंश का पतन हो गया तथा लोदियों के पतन से दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। बहलोल लोदी अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। अब यहाँ से हम लोग जो है मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल जो है प्रारंभ होता आपका 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया था। देखते हैं। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1518-19 में यूसुफ जाई जात के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेर के किला पर अपना अधिकार किया था। आगे देखते हैं। अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध में तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया। पानीपत के युद्ध में तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 योग्य अधिकारियों ने किया था। आगे देखते हैं। 1527 में बाबर तथा राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जनवरी 1528 में चंदेरी के शासक मेदनी नायर और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, इसे बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी की गई है, रचना की है। इसके बाद आ जाते हैं हुमायूं, जो कि 1530 से 1540 तक थे, बीच में फिर चले जाते हैं। उसके बाद जो है 1555 से 1556 के बीच फिर आते हैं। 30 दिसंबर 1530 को 22 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया था। जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। 1555 ईस्वी में सूर शासक सिकंदर शाह और मुगल सेना के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस युद्ध में सिकंदर शाह की पराजय हुई। सरहिंद की विजय के बाद 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं बैठने का सौभाग्य मिला। हुमायूं की दूसरी बार बादशाह बनने के 1 साल बाद 1556 ईस्वी में दीनपानाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं अकबर, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक शासन किए थे। अकबर का राज्याभिषेक अल्पवयस्क में ही 14 फरवरी 1556 को
पंजाब के काला नौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलालुद्दीन था। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ था। आगे देखते हैं। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खान ने अकबर को प्रशासन में संरक्षण दिया। बैरम खान की ईमानदारी के कारण उसे खान खाना की उपाधि सम्मानित किया गया। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू पराजित हुआ। फलतः अकबर को दिल्ली व आगरा का शासक घोषित किया गया। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1556 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलब्ध में फतेहनामा जारी किया। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया था। अकबर ने धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए 1575 में एक इबादत खाना की स्थापना की। 1579 में अकबर ने महजर की घोषणा की। यहाँ से आ जाते हैं जहांगीर पर, जो कि 1605 से 1627 तक शासन किया था। जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से मरियम उजमानी से हुआ था। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से मुगल साम्राज्य का शासक बना। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। इन दोनों का विवाह 1611 में हुआ था। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसके पिता का नाम गयास बेग था। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहांगीर ने 1602 में वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बांधी थी। जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो सम्राट जेम्स का दूत भारत आया था। नूरजहां की माता अस्मत बेग ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में छपने वाला है, इंपॉर्टेंट लिखिए। उसके बाद आ जाता है आपका शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक। शाहजहां का जन्म लाहौर में 1592 ईस्वी को मारवाड़ राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 1628 ईस्वी में शाहजहां आगरा में राज्याभिषेक किया गया। शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेला शासक जुझार सिंह ने किया था। मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ध्यान रखिएगा, यही कोहिनूर हीरा है जिसे सबसे पहले किसने भेंट किया? मीर जुमला ने शाहजहां को दिया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट है आपका दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 15 अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, धर्मत के युद्ध के बारे में आपका पूछा जाता है बार बार पेपर में। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया तथा 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद आ जाते हैं औरंगजेब।
जो कि 1658 से 1707 तक ईस्वी तक राज्य किए थे। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी को दाहोद गुजरात में हुआ था। 1637 ईस्वी में दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। 1658 में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 में औरंगजेब ने दिल्ली में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मुगल वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, कई बार एक पेपर में पूछा गया, तो यह औरंगजेब ही था। अगला क्वेश्चन है मीर मोहम्मद हकीम खजुआ औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब ने 1669-79 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, जिसे आपके जो है अकबर ने समाप्त कर दिया था, तो औरंगजेब ने दोबारा लागू कर दिया। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों और उत्सवों को मनाने जाने पर रोक लगा दी। 1668 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को हुई थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। यहाँ से आपका मुगल साम्राज्य पूरा का पूरा खत्म हो। अब आप यहाँ से मराठा साम्राज्य को देखेंगे। दिया गया है आपका मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी द्वारा 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई और शीघ्र ही अपनी महत्वाकांक्षा के कारण मराठा साम्राज्य भारत की संपूर्ण शक्ति बनकर उभरा और यहाँ तक कि बाद के दिनों में उन्हें मुगलों का उत्तराधिकारी भी कहा जाने लगा। मराठा साम्राज्य प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया, जिसमें पेशवा पद की स्थिति प्रधानमंत्री जैसे होती थी। तो पेशवा जो था वो प्रधानमंत्री हुआ करता। अब देखते हैं अष्टप्रधान में क्या क्या होता था। पहले नंबर पर आपके पेशवा आते थे, जो कि राज्य का प्रशासनिक एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। दूसरा सर नौबत थे, जो कि सैन्य का प्रधान था। उसके बाद आते थे अमात्य, आय व्यय का लेखा जोखा करते थे। उसके बाद आते थे वाक्यान्वीस आते थे, यह जो है सूचना, गुप्तचर एवं संधि, विग्रह के विभागों का अध्यक्ष हुआ करते थे। आगे देखते थे, उसके बाद आते थे चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखते थे। तब आते थे सुमंत, विदेश मंत्री को जो है सुमंत कहते थे मराठा साम्राज्य में। अगले पेज पर आएंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद आते थे आपका पंडित राव, जो कि धार्मिक कार्यों का देखरेख करते थे। तब आते थे न्यायाधीश, जो कि न्याय विभाग के प्रधान हुआ करते थे न्यायाधीश। मराठा प्रशासन 2 महत्वपूर्ण कराधान प्रणाली चौथ तथा सरदेशमुखी थी। चौथ क्या हुआ करते थे? भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठों को उसके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। चौथ जो है उपज का 1/4 हुआ करता था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सरदेशमुखी ये भी एक जो है कर था। 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। उस पर जो है सरदेशमुखी लिया जाता था। अगला है आपका शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, यहाँ तक कि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दी थी। संभाजी को युद्ध में परास्त कर उसे मृत्यु दंड दे दिया गया और शाहू को गिरफ्तार कर लाल किले में कैद कर लिया गया। इसके बाद राजा राम ने छत्रपति पद संभाला, किंतु वह कभी भी
स्थिरता से गद्दी पर न बैठ सका और मुगलों के हमले के क्रम में इधर उधर भागता रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने 1700 से 1707 ईस्वी तक मुगलों से संघर्ष जारी रखा, जो मराठा इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम का दौर भी कहलाता था। आगे देखते हैं। 1707 ईस्वी में साहू जी की कैद से छूटकर निकले तो मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया। इसी क्रम में बालाजी विश्वनाथ नामक पेशवा मजबूत रूप से मराठा राजनीति में प्रवेश होता है। बालाजी विश्वनाथ मराठा प्रशासन के 7वें पेशवा थे और इन्होंने अपनी दूरदर्शिता से न सिर्फ साहू जी को छत्रपति बना दिया, बल्कि मुगल शासकों से चौथ वसूली का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। उसके बाद आते हैं आपके बाजीराव प्रथम, जो कि 1720 से 1740 ईस्वी तक थे। शिवाजी के बाद गौरिल्ला युद्ध प्रणाली में ये सबसे कुशल माने गए। पेशवा का पद अधिक मजबूत होकर उभरा। साहू जी ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चा रहे। बाजीराव मस्तानी आप लोग देखे ही हैं। आगे देखते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजामुल की हार हुई तथा मुंशी शिव गांव की संधि हुई। उसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, जो कि 1740 से 1761 तक थे। ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए और विद्वान इन्हें ही मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। बालाजी विश्वनाथ ने जिस वंशानुगत पेशवाई की नींव रखी थी, इनके समय वह पूरी तरह प्रतिष्ठित हो गई। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के साथ सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। अब यहाँ से हम लोग बाजीराव द्वितीय को देखेंगे, जो 1796 से 1818 ईस्वी तक थे। माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बनकर सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम पेशवा था। यह एक अयोग्य शासक था, जिसने अपनी स्थिति बचाए रखने के लिए एक अधिकार को दूसरे अधिकारी से मतभेद कराया। मराठों के पतन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसका बाजीराव द्वितीय का। इसी के समय में 1802 में बेसिन की संधि हुई थी, जिसमें सिंधिया और भोसले ने विरोध किया था। अब देखते हैं, जो है पेशवा जो है पूना से संबंधित है। बड़ौदा गायकवाड़ शासक था, इंदौर होलकर का शासक था, ग्वालियर में सिंधिया हुआ करते थे और नागपुर में भोसले हुआ करते थे। इसके बाद जो है आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उस समय, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 तक चला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के का कारण मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, जो 1872 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। सालबाई की संधि को संपन्न करने में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी। आगे देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह जो है 1803 से 1806 ईस्वी तक चला। 1802 में अंग्रेजों ने बेसिन की संधि कर पेशवा ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार की थी। इस संधि से अन्य मराठा सरदार असंतुष्ट हुए और यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना, जो 1803 से 1806 तक जारी रहा। भोसले ने 1803 में अंग्रेजों से देवगांव की संधि की। सिंधिया ने 1803 ईस्वी में ही सुरुचि अर्जुन गांव की संधि से गंगा तथा यमुना के क्षेत्र को कंपनी को दे दिया था। इसके बाद आता है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध।
1817 से 1818 तक चला था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो वह अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति बनाने और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का स्पष्ट उद्देश्य लेकर आया था। अगले पेज पर आप देखेंगे, अतः पिंडारियों के बहाने पिंडारी प्रारंभ में मराठों के अनियमित सैनिक की तरह उनके साथ युद्ध करते थे और युद्ध के बाद उस क्षेत्र की लूटपाट करते थे, किंतु बाद में मराठों का पिंडारियों से मधुर संबंध नहीं रहा। उसने मराठों के युद्ध की घोषणा की, पिंडारियों ने जो है मराठों से युद्ध की घोषणा कर दी और 1817-18 ईस्वी के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने विजय हासिल कर मराठा साम्राज्य का बड़ा भाग ब्रिटिश शासन में मिला लिया। यहाँ से मराठा साम्राज्य समाप्त होता है। अब जो है ब्रिटिश शासनकाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो है ब्रिटिश शासनकाल और साथ ही साथ इसके साथ जितने सारे MCQ हैं सारा का सारा एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए जो है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए इसके बाद जो है ब्रिटिश शासनकाल आएगा, 1857 की क्रांति आएगी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आ जाएगा, फिर आपका जो है यहाँ से आपका MCQ शुरू होते हैं जो कि लगभग 150-200 MCQ हैं। तो एक साथ जो है नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।